नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी वर्मा HSAS अपने यूट्यूब चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वीडियो का कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट 2021 में बनाया गया था, उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें एक वर्क एलोकेशन थी डाटाबेस तैयार करना एम्प्लॉइज का। तो उस पर सुचारू रूप से कार्य शुरू हो चुका है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार के द्वारा 2 जनवरी 2025, हाँ दोस्तों, अभी एक सप्ताह पहले एक गजट नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसको चीफ सेक्रेटरी महोदय के लेटर दिनांक 3 जनवरी 2025 के द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को, सभी बोर्ड कॉर्पोरेशन को और सभी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, बोर्ड कॉर्पोरेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, सभी को प्रेषित करते हुए लिखा है कि ये जो 2 जनवरी 2025 का ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी 2024 तैयार की गई है। वो भेजते हुए सबको लिखा कि आप अपने अपने विभाग में सुनिश्चित करें कि इसका सख्त पालन हो, दृढ़ता से पालन हो इस पॉलिसी का, और तुरंत प्रभाव से, क्योंकि इस पॉलिसी का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि ये पॉलिसी उसी दिन से लागू हो गई जिस दिन इसका पब्लिकेशन हुआ था 2 जनवरी 2025 से। तो इसलिए दोस्तों, सभी विभागों में काम शुरू हो चुका है डाटा तैयार करने का कर्मचारियों का। इसके 24 मॉड्यूल बताए गए हैं इस पॉलिसी में। कर्मचारियों के सारे सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित उनका कैसे डाटा अपलोड होगा, किसने करना है, कैसे करना है, और इस पॉलिसी की क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य है, कौन इसमें पावरफुल है, किसकी क्या पावर है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सब बातों का जो इस पॉलिसी से निष्कर्ष निकला है, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए ही यह वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं पूर्व की भांति जितने भी मेरे वीडियो हैं आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इसको भी बड़ी ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अमल करेंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए है। सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें कर्मचारी की भर्ती से लेकर के कर्मचारी के रिटायरमेंट तक की पूरी सेवा अवधि की जो यात्रा है, चाहे उसकी छुट्टियां हैं, ACR है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसकी प्रमोशन है, ACP है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, इत्यादि इत्यादि जितने भी उसके सर्विस रिकॉर्ड है, सारा का सारा, सैंक्शन पोस्ट है, उसका क्या नंबर है, किस अप्रूवल से वो सैंक्शन हुई है, FD के अप्रूवल वगैरह, इन सब बातों का वर्णन इसमें किया गया है। और वो कैसे करना है यही मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में आपसे, जो कि मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, उसके प्रावधान दिखा रहा हूं, तभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। और ये आपको मेरी कार्यशैली के बारे में भली प्रकार मालूम है, तभी मेरा वीडियो विश्वसनीय होता है। और मैं सुनिश्चित करता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलत बात ना बताऊं, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं, सरकार के कार्यक्षेत्र की बातें हैं, आपके कार्यक्षेत्र की बातें हैं, इनको ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से इस वीडियो को देखना। वीडियो थोड़ी लंबी है, बस मेरा ये निवेदन है आपसे, इसको स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आपकी वर्किंग है ये। कैसे काम करोगे आप दफ्तर में इस पॉलिसी के तहत? बहुत ही एक विशेष पॉलिसी है ये, पूरा भविष्य सुनिश्चित करती है कर्मचारी का और उसकी वर्किंग का। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ये नोटिफिकेशन है 3 नवंबर 2021 का। ये नोटिफिकेशन नंबर है 61/2021 कैबिनेट का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा हरियाणा सरकार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाया गया। एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम है
ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। और ये जो डिपार्टमेंट बनते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस रूल के तहत बनते हैं हरियाणा गवर्नमेंट एलोकेशन रूल 1974। इस रूल में अमेंडमेंट की गई इस नोटिफिकेशन के द्वारा, क्या कि नया डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाया गया है और वो ये काम करेगा। इसमें बताया जाता है, इस रूल में एलोकेशन दी जाती है वर्क की सभी डिपार्टमेंटों को कि फला डिपार्टमेंट कौन कौन से काम करेगा। तो इसी में जो है ना, ये महामहिम हरियाणा के गवर्नर महोदय माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन जारी किया। और इसमें बताया कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इसमें जो काम होंगे वो किसके तहत होंगे। ये एक एंट्री इंसर्ट की है जिसमें है एच नंबर से, कहाँ पे कि इस रूल, जो ये रूल है कौन सा, हरियाणा गवर्नमेंट एलोकेशन रूल 1974 के शेड्यूल के अंडर हेडिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसके तहत थ्रू द चीफ सेक्रेटरी महोदय के थ्रू ये काम होगा। और कहाँ पे, आफ्टर सब हेड एच, इस रूल में शेड्यूल जो है उसके अंदर एच के बाद एक एंट्री करनी है, क्या, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन। ये भी एक डिपार्टमेंट है। तो ये क्रिड के नाम से है, जिसमें ये परिवार पहचान पत्र वगैरह और आपके आधार कार्ड वगैरह, वोटर पहचान पत्र ये बनते हैं वहाँ पे। उसी का ही ये एक, समझ लीजिए कि सेकंड शाखा है इसके अंतर्गत, क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। और ये क्या करेगा कि पहला काम, रेगुलेशन ऑफ सर्विस कंडीशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट पोस्ट, जितनी भी हरियाणा सरकार के कार्यालयों में जितने भी कर्मचारियों की पोस्टें हैं उनकी सर्विस कंडीशन इत्यादि को रेगुलेट करेगा। दूसरा, डाटा बेस ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सभी कर्मचारी जितने भी हरियाणा सरकार के हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लगे हुए हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार करेगा ये डिपार्टमेंट। किसके नाम से, HRMS के नाम से। इसका नाम है HRMS का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात जो कर्मचारी लगे हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं कर्मचारी, अमला सारा, उनका मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेगा। और तीसरा काम, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं हरियाणा सरकार के, वो करेगा कि उनकी मंजूरी लेनी देनी, किस कहाँ उनको इजाज़त देनी है, HPSC को क्या कहना, हिदायतें देनी है, ये सारे काम ये करेगा। पॉलिसी रिगार्डिंग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET का जो एग्जाम होता है नौकरी पर रिक्रूटमेंट के लिए, वो भी यही रेगुलेट करेगा, यही मैनेज करेगा। ट्रेनिंग पॉलिसी, जितनी भी कर्मचारियों की ट्रेनिंग पॉलिसियाँ, चाहे वो किसी भी ग्रुप के कर्मचारी के हैं, वो भी डील करेगा। ट्रेनिंग ऑफ स्टेट लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं स्टेट लेवल के, उनके सारी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हरियाणा सरकार के अंदर बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट है, पंचायत का है, ATI है, या किसी और डिपार्टमेंट के, पुलिस के हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग सेंटर है, वो सारे के सारे ये डील करेगा। पॉलिसी रिगार्डिंग टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज, अनियमित और कॉन्ट्रेक्चुअल, इनके जो अंतर्गत कर्मचारी लगाए जाएंगे, उनकी जो नीतियां हैं उसके बारे में भी यही काम करेगा। और क्या करेगा 7 नंबर पे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का भी सारा देख रेख यही करेगा डिपार्टमेंट, कौन सा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अभी तक आपको इन बातों का नहीं मालूम है, किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, वरना आप ध्यान दे लो इस बात पे। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया पॉलिसी, जितने भी है हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए केवल वो, और कर्मचारियों के सर्विस रूल की अप्रूवल भी यही देगा। सर्विस रूल भी इन्हीं के माध्यम से अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि समानता लानी है सभी कर्मचारियों के सर्विस रूलों में, पोस्टों के स्केलों में समानता लानी है, इसलिए एक प्लेटफार्म के ऊपर ही सारा कुछ होगा। पॉलिसी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस,
पब्लिक सर्विस की ईमानदारी मेंटेन करने की नीतियां एंड एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, करप्शन का समूल नाश, रिश्वतखोरी का समूल नाश एंड वीडिंग आउट ऑफ एम्प्लॉय, उन कर्मचारियों को बाहर निकालना, कहां से, नौकरी से बाहर निकालना, कौन सा, ऑन ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी, जो इनएफिशिएंट हो गए हैं, काम से निकम्मे हो गए हैं, काम नहीं करते कर्मचारी, जिनके रिकॉर्ड खराब है, वो उनको निकालना, और जो करप्शन करते हैं उनको बाहर निकालना। ये काम भी यही ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नीतियां जो बनाएगा इस बारे में वो यही करेगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, किसी भी विभाग का पुनर्गठन यदि किया जाना है, रीस्ट्रक्चर किया जाना है समय समय पर, तो वो भी यही करेगा। और ये महामहिम बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर ऑफ हरियाणा जी के ये सिग्नेचर से जारी हुआ, कब, 28 अक्टूबर 2021 को, लेकिन नोटिफाई कब किया गया, ये 3 नवंबर 2021 को नोटिफाई किया गया, सर गजट में छपा, और ये सिग्नेचर हुए थे 2 नवंबर 2021 को, किसके, माननीय चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा के दस्तखतों के द्वारा ये जारी हुआ। तो ये एक डिपार्टमेंट बना था दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अब ये सारे काम बता दिए इस रूल में, किसमें, हरियाणा गवर्नमेंट एलोकेशन रूल 1974 के अंतर्गत ये नया डिपार्टमेंट बनाया गया। इसकी कारगुजारी सारी बता दी गई, ये इसकी कारगुजारी होंगी। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक ये है डाटाबेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, HRMS। HRMS का नाम आपने सुन रखा है, पहले HRMS चल रहा है आपके कार्यालयों में, आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं, अभी तक वो उसमें बहुत इनकम्प्लीशन है, और सभी डिपार्टमेंटों के अपने अपने हैं, और वो जो है ना NIC के माध्यम से डील हो रहा है। ये भी हालांकि NIC के माध्यम से जो है ना डील होगा, लेकिन ये एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने, किसके लिए, डेटाबेस के लिए। अब जिसकी आज आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्या किया, एक ये देखिए, ये एक पॉलिसी बनाई है, कौन सी, हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी 2024। इसी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा हरियाणा सरकार के ये एक नई पॉलिसी तैयार की, और इसको नोटिफाई किया 2 जनवरी 2025 को। अभी किस नाम से, ये हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी 2024, अर्थात इसका नाम EHRMS 2 भी कहा गया। मैंने बताया ना कि अभी वर्तमान में चल रहा है आपका HRMS, वो 1 है, अब ये 2 शुरू हो रहा है। इसके लिए एक ये नोटिफिकेशन जारी करी, ये क्या नोटिफिकेशन है इसके बारे में ही मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो नोटिफिकेशन हुई है इसके बारे में अभी आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन को क्या किया, आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन को क्या किया, चीफ सेक्रेटरी महोदय के कार्यालय से यही ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडर 2 हैं, ये ब्रांचें हैं, एक कॉमन कैडर 1, एक कॉमन कैडर 2। ये कॉमन कैडर 2 ब्रांच डील कर रही है। ये लेटर नंबर है, इस लेटर नंबर से, और इसकी तारीख है 3 जनवरी 2025। मैंने जो नोटिफिकेशन दिखाया आपको 2 जनवरी 2025 का है, तो वो नोटिफिकेशन की कॉपी 3 जनवरी 2025 के इस लेटर के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भेजी है, किसको, ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल, कौन से, बोर्ड एंड कॉरपोरेशन, और स्टैट्यूटरी बॉडी जितनी हैं, स्वायत्त जो हैं, और पब्लिक एंटरप्राइज जो यदि हरियाणा के अंदर हैं, इन द हरियाणा स्टेट। इसमें कौन कौन से आते हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन तो समझ गए आप, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है जैसे कि MC, यूनिवर्सिटीज, ये, और पब्लिक एंटरप्राइज यदि कोई है, वो सारी इसमें उनको भेजी गई। ऑल द डिविजनल कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल द डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और ऑल द रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी में आती हैं यूनिवर्सिटियां, उन सबको भेजा गया। क्या कह के
कि ये जो है ना इस सब्जेक्ट पर के नोटिफिकेशन जारी हुई है, नई पॉलिसी जारी हुई है, हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी 2024 के नाम से ये गजट नोटिफिकेशन का नंबर दिया है कि 2025 का 2 जनवरी की ये नोटिफिकेशन की कॉपी आपको भेजी जाती है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चिट्ठी बनाई है और इसमें लिखा इट इज रिक्वेस्टेड दैट द सेम may please be brought to the notice of all concerned for strict compliance in letter and spirit। सर जो कुछ भी इस पॉलिसी में लिखा हुआ उसी तरह काम करो, तुरंत लागू कर दो, सभी के ध्यान में लाओ। और क्या क्या कहा फर्दर, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, यदि आपकी कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का, द सेम में बी सेंड टू ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। हो सकता है ना किसी के कोई चीज ना समझ में आए या कोई चीज इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आए, तो खुला कहा चीफ सेक्रेटरी ने कि आप इसको ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जो नया डिपार्टमेंट बना है, उसको आप भेज दें। अपनी जो भी डिमांड है, जो भी क्वेरी है, वो आपका हल करके दे। तो इस लेटर के माध्यम से दोस्तों ये जो पॉलिसी है ये इंप्लीमेंट करने के आदेश जारी हो चुके। कौन सी? हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी 2024। अब ये पॉलिसी क्या है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य होंगे, कौन जिम्मेदार होगा, कौन इसका जो है ना सुप्रीम पावर होगी, कौन इसको हैंडल करेगा, तो इन सारी बातों का वर्णन हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से करेंगे। देखिए आप, तो ये दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट गजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी विद लोगो ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ये तो आप पहचान रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूं हमेशा वीडियो में, ताकि विश्वसनीयता वीडियो की बनी रहे, बरकरार रहे। ये देखिए जनवरी 2, 2025 का ये गजट नोटिफिकेशन है। और ये किसका है? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है, 2 जनवरी 2025, जो अभी मैंने उस लेटर में दिखाया है। इसमें कहा कि महामहिम गवर्नर ऑफ हरियाणा ने कृपा करी है एक नई पॉलिसी बनाने की, जिसका नाम रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात EHRMS 2 में क्या कहा? हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए पॉलिसी बनाई गई है 2024 की। और ये बताया क्या? दिस पॉलिसी शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये 2 जनवरी 2025 को प्रकाशित हुई है, इस डेट से तुरंत प्रभाव से लागू हो गई। आगे कहा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट शैल नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द डेट विद इफेक्ट फ्रॉम विच पर्टिकुलर्स मॉड्यूल्स EHRMS 2 shall come into force and the information contained in it shall be considered authentic and actionable। और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, ये समय समय पर नोटिफाई करेगा, जारी करेगा क्या? मॉड्यूल इस किसके? EHRMS के। इसमें जो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, जो जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उन सब के मॉड्यूल समय समय पर जारी होंगे। और वो जिसके अंदर जो डाटा होगा वो ऑथेंटिक होगा और एक्शनेबल होगा, क्रियान्वयन करने के काबिल होगा। अब दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट है टू सिस्टमैटिकली मैनेज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड अल्टरेशन ऑफ द पोस्ट सैंक्शनड फॉर एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल एंड वेरियस फंक्शनल ऑफिसेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है बोर्ड, कॉर्पोरेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेज, ऑटोनोमस बॉडीज, और डिपार्टमेंट का मतलब विभाग हैं सरकार के। आप समझते ही हो कि इन के अंदर विभागों में और ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली सारा का सारा पोस्ट क्रिएट कराने का, उनको सैंक्शन कराने का डिपार्टमेंट में पूरे के पूरे में, और सभी जितने भी कार्यालय हैं उनका कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक सिस्टम बनना चाहिए। ये इसका उद्देश्य है, ताकि सभी ऑफिसेज का काम भली प्रकार सुचारू रूप से चले। और क्या करना है? टू मैनेज प्लेसमेंट, नौकरियां लगाना, उनकी मैनेजमेंट करना, जो रिक्रूटमेंट होगी,
ट्रांसफर, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी उनकी मैनेजमेंट किसके, ऑफ ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और नौकरी पे लगाना प्लेसमेंट किसकी, बोथ, दोनों तरह के, कौन से, रेगुलरली रिक्रूटेड एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, दोनों प्रकार के रेगुलर कर्मचारियों की भी और जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उनके भी। कॉन्ट्रेक्चुअल समझ लें दोस्तों, ये HKRNL शामिल नहीं है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल में। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब वो होता है जो सरकार ने सीधा, विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जैसे कि हार्ट्रॉन से आए हुए हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ और कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 6 मंथली या एनुअल बेस पे कॉन्ट्रैक्ट उनका रिवैलिडेट किया जाता है, रिन्यू किया जाता है हर साल। वो कर्मचारी जो सरकार और कर्मचारी के बीच में सीधा अनुबंध है जिनका, वो अनुबंधित कर्मचारी इसमें HKRNL वाले और दूसरे DC रेट वाले नहीं है इसमें। एज रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, लोकहित में समय समय पर जो भी लगाए जाएंगे उन पर। टू ऑप्टिमली यूटिलाइज सर्विस, पूर्ण रूप से सभी कर्मचारियों की जो हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी सर्विस, जो सेवाएं हैं, पूर्ण रूप से पब्लिक के लिए इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, लोक कल्याण के लिए जो सही तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है, उसमें लागू करने के लिए ये काम करेगा। और चौथा कहाँ उद्देश्य है, टू मेंटेन अप टू डेट डाटा, अभी दिखाया था ना मैंने वर्क एलोकेशन में कि डाटा बेस तैयार करेगा। तो ये पॉलिसी एक्चुअल तो ये है, टू मेंटेन अप टू डेट डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं की शर्तें किसकी, एम्प्लॉइज की ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों के हित में भी समय समय पर त्वरित निर्णय लेने के लिए उनको एक सुविधा दी जाए, ताकि उनके कोई जो भी काम हो, प्रमोशन के, ट्रांसफर के, रिक्रूटमेंट के या कुछ छुट्टियों के, ACR के, जो भी उनके संबंधित कार्य होते हैं, इस डाटाबेस तैयार हो जाए ताकि उनका त्वरित कार्रवाई हो। जो निर्णय लिए जाते हैं कर्मचारी के कामों के लिए उनमें कोई दिक्कत ना आए, ये एक उद्देश्य मेन। अब दोस्तों इसमें कुछ डेफिनेशन बताई है, वो आप समझते हैं एम्प्लॉय किसे कहते हैं, हर रूल में होती है। एम्पावर्ड कमेटी एक समझ लीजिए, एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी समिति बनाई गई है। इसमें आगे मैं दिखाऊंगा कौन कौन है उसमें आगे दिखाया जाएगा। एक ये एम्पावर्ड कमेटी है। EHRMS 2 मैंने बता दिया आपका, इसका नाम है, ये एक प्लेटफार्म है जो कि IT एनेबल्ड ऑनलाइन प्लेटफार्म होगा, जो भिन्न भिन्न प्रकार के मॉड्यूल अभी ऊपर बताया मैंने कि HRMS के जितने भी मॉड्यूल होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट समय समय पर जारी करेगा और इसमें शामिल किए जाएंगे। अब एक डेफिनेशन है फंक्शनल ऑफिस। ये फंक्शनल ऑफिस आगे आएगा, उसमें समझने वाली बात है। फंक्शनल ऑफिस का मतलब यह है हरियाणा सरकार के जितने भी, चाहे वो विभाग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो छोटा कार्यालय है, चाहे वो बड़ा कार्यालय है, चाहे उसका इंचार्ज ग्रुप C एम्प्लॉय है, चाहे उसका इंचार्ज ग्रुप B एम्प्लॉय है, या उसका इंचार्ज ग्रुप A एम्प्लॉय है, वो सब के सब कार्यालय छोटे से लेकर बड़े तक वो सारे के सारे फंक्शनल ऑफिस कहलाएंगे। वही इसमें डेफिनेशन में बता दिया। क्या मीन्स, इसका मतलब ये है प्रत्येक इंडिविजुअल ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी विभागों और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी वर्ग है उन सर्विस एंगेज की हुई है, कहाँ, अगेंस्ट सैंक्शनड पोस्ट। ये ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया ना कॉन्ट्रेक्चुअल केवल वही जिनका सरकार और कर्मचारी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो केवल सैंक्शन पोस्ट के ही पाएंगे। इसीलिए HKRNL बीच में शामिल नहीं है, कच्चा कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट नहीं नियुक्ति है उनकी। इसमें जो डाटा आएगा वो केवल और केवल उन्हीं कर्मचारियों का आएगा जो सैंक्शन पोस्ट के लगे हुए हैं, चाहे वो टेम्परेरी लगे हुए हैं, परमानेंट लगे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। बस शर्त यह है कि वो सैंक्शन पोस्ट पे होने चाहिए। आगे कहा फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए
द लिस्ट ऑफ फंक्शनल ऑफिसेज इन द केस ऑफ पीडब्ल्यूडी बीएनआर। अब समझा रहा है डेफिनेशन में कि हमें एक उदाहरण लेते हैं पीडब्ल्यूडी बीएनआर का, उसमें कौन कौन से ऑफिस इंडिविजुअल कहलाए जाएंगे, फंक्शनल ऑफिस कौन कौन कहलाए जाएंगे। ईच ऑफिस ऑफ द एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिस होते हैं एसडीओ के दफ्तर, वो एक फंक्शनल ऑफिस होगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का होगा, वो एक फंक्शनल ऑफिस होगा जिसको एक्शन का ऑफिस कहते हैं। एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का ऑफिस होता है, वो एससी का ऑफिस कहलाता है। एक चीफ इंजीनियर का ऑफिस होता है जो चीफ इंजीनियर का कहलाता है। एंड द ऑफिस ऑफ एचओडी, इसमें ईआईसी होता है। एचओडी ईआईसी के अंदर जितने भी आगे वो काम कर रहे हैं ईआईसी का ऑफिस, तो ये फंक्शनल ऑफिस चलेंगे। इस उदाहरण से आप अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस समझ लें। काम आपने करना है, वो कैसे करना आगे बताऊंगा। सभी कर्मचारियों ने करना है, चाहे जितने भी वो क्लर्क हैं, असिस्टेंट हैं या जेई हैं या जो भी हैं, वो सब के सब इसमें आएंगे, शामिल होंगे। सबका डाटा रखा जाएगा और सरकार की पैनी नजर होगी डाटा के ऊपर। देखना कैसे होगी आगे बताता हूं मैं आपको, ये आपके फायदे में है। आप सही रिकॉर्ड दोगे, डाटा सही दोगे, जो डाटा आप एक बार अपलोड कर दोगे वो फाइनल होगा, चेंज नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं चेंज कर सकते आगे बताऊंगा मैं। इसमें सीरियस भी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होंगी। समझो इसको कैसे होगा आगे। ऑर्गेनाइजेशन बताया, मीन बोर्ड, कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक एंटरप्राइजेज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा अंडर द कंट्रोल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया सारा का सारा। बाकी विभाग हैं। और पोर्ट से मतलब है मीन द पोर्ट सैंक्शनड फॉर फंक्शनल ऑफिस। प्रत्येक ऑफिस के लिए आपको मालूम है हर ऑफिस में सैंक्शन पोस्ट होती है कि एसडीओ के दफ्तर में इतने क्लर्क होंगे, इतने जेई होंगे, इतने एसडीओ होंगे। एक्शन के ऑफिस में इतने क्लर्क होंगे, इतने असिस्टेंट होंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा, पीएन होंगे, जो जो पोस्ट हैं एससी के में कितने होंगे। हर ऑफिस के नाम से सैंक्शन पोस्टें आती हैं, वो सारी की सारी पोस्टें। अब दोस्तों ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पॉलिसी किस पर लागू होगी और किस पर लागू नहीं होगी, वैसे मैंने ऊपर समझ गए आप कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। यदि किसी दूसरे कानून में इससे हटके कुछ कहा गया है इस बारे में, उसको तो मानना जाएगा। अन्यथा यदि कहीं इसको हटके कुछ और नहीं कहा गया तो बस जो कुछ ये लिख दिया वही होगा। दिस पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सभी कर्मचारी जितने भी हरियाणा सरकार के, वो कहाँ वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट, भिन्न भिन्न विभागों में, ऑर्गेनाइजेशन में हरियाणा सरकार के अधीन जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उन पर लागू होंगे। वो कौन से होंगे? वो कर्मचारी वर्किंग ऑन रेगुलर और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और अदरवाइज। और अदरवाइज जो शब्द आया है समझिए, एक तो आया रेगुलर, सारे रेगुलर होंगे कर्मचारी, और कॉन्ट्रैक्ट वाले मैंने बताया सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट जो लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनका सीधा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो। और अदरवाइज का मतलब है इनके दोनों के अलावा, जैसे कि डेपुटेशन पे कोई आया हुआ है, रीएम्प्लॉयड है, कहीं से ट्रांसफर होके आया है, वो उतने अदरवाइज। अदरवाइज में एचकेआरएनएल नहीं है। कुछ लोग गलत फहमी दे रहे हैं कि एचकेआरएनएल वाले शामिल है, नहीं, उनकी अलग पॉलिसी है, उनका एक एक्ट अलग बन चुका है, वो उस एक्ट के तहत रेगुलेट होंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे कहा प्रोवाइडेड बशर्ते दैट नथिंग इन दिस पॉलिसी शैल बी डीम्ड टू हैव कन्फर्ड एनी इंडिविजुअल राइट ऑन एन एम्प्लॉय ओवर एंड अबव हिज हर टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बशर्ते के इस पॉलिसी में ये कहीं भी ऐसा ना मानना जाए कि ये कोई अधिकार दे रही है उस कर्मचारी को, उसकी जो शर्तें हैं सर्विस की, एम्प्लॉयमेंट की जो शर्तें, उनसे हटके कुछ और अधिकार दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना समझे इस बारे में। अब दोस्तों इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बताया गया फॉर मैनेजमेंट EHRMS 2 के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन होगा, अर्थात इस EHRMS का मालिक कौन होगा, 2 का EHRMS 2 का मालिक कौन होगा, प्रशासकीय विभाग कौन होगा, इसका जो इसकी मैनेजमेंट करेगा, रख रखाव करेगा, वो कौन होगा। तो वो कहा द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट HRD डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा,
हरियाणा सरकार अर्थात जो इसका सेक्रेटरी होगा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, वो चीफ सेक्रेटरी है महोदय, अर्थात चीफ सेक्रेटरी इसके मालिक होंगे। शैल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द EHRMS। इसके मालिक कस्टडी, इसका कब्जा किसका होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी महोदय के अंतर्गत जो EHRMS के सारे मॉड्यूल वगैरह रखेगा, वो चाबी इनके हाथ में होगी। HRD डिपार्टमेंट के यही इसमें रद्दबदल कर सकते हैं, यही इसमें कोई दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, और किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है। ध्यान रखना इस बात। आगे दोस्तों सेकंड पॉइंट बताया, HRD शैल बी रिस्पॉन्सिबल। ये HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? फॉर कोजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार के मॉड्यूल तैयार करेंगे, प्रिपेयर्ड एंड होस्टिंग देम ऑन द पोर्टल। जो पोर्टल पर EHRMS 2 के पोर्टल पर जितने भी मॉड्यूल बनाए जाएंगे या अपलोड किए जाएंगे, होस्ट किए जाएंगे, वो उनका जिम्मेवार केवल HRD डिपार्टमेंट होगा। उसमें कोई गलती होती है तो भी वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो ध्यान रखना, ये परफॉर्मा जैसे ऑनलाइन भरते हैं ना, उस तरह होगा। स्टार मार्क होंगे कि पहले इंफॉर्मेशन भर दिया आपने, जो पूछी गई तो आगे चलेगा सॉफ्टवेयर, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी कि निचले लेवल पे कोई गलती। हाँ, बायोडाटा अगर जो गलत कर दिया किसी ने, किसी की डेट ऑफ बर्थ लिख दी, किसी की डेट ऑफ रिटायरमेंट गलत लिख दी, वो खुद जिम्मेदार होगा। आगे बताऊंगा क्यों, क्या कारण है वो इसके। और इसकी सेफ्टी के लिए भी वही जिम्मेदार है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा होस्टेड ऑन EHRMS 2। इसके लिए भी HRD डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार होगा कि इस पे जो HRMS 2 पे जो डाटा है, ये बिल्कुल ईमानदारी से भरा गया है, सेफ है, और ये डाटा बिल्कुल सही है, वो विश्वसनीय होगा जो इस पर आ गया। और उसके लिए आगे बताया गया है कि विभाग भी जिम्मेदार होंगे। कैसे होंगे आगे बता। आगे स्ट्रक्चर वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं है, एम्पावर्ड कमेटी समझ लीजिए। ये क्या है अभी बताई मैंने आपको। तो दोस्तों अगर एक एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे तो लंबी हो जाएगी। फिर आप एक बार, मैंने क्या किया आप लोगों को समझाने के लिए, इसका एक जिस्ट तैयार किया है सारे का, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से लेकर के 7वें से लेकर आगे सारा एक जिस्ट तैयार किया। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ये पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इनको मैंने जो है ना सारा का सारा एक निचोड़ निकाल के खुद समझा और आपको समझाने के लिए तैयार किया, वो मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले बस आप ये समझ लें, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। यदि EHRMS 2 में किसी प्रकार की न्यू ऑनलाइन सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो क्या करो, वो जो है उसको भेज दे। रिकमेंडेशन ऑफ द एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा जो भी क्लैरिफिकेशन, अल्टरेशन एंड अमेंडमेंट है इस पॉलिसी में, वो ही करेंगे और कोई कर नहीं सकता। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, यदि कोई दिक्कतें आती हैं। और ऑल सच अमेंडमेंट, जितने भी यदि कोई अमेंडमेंट की जाएंगी, शैल बी इशूड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ CM हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हरियाणा के पूर्वानुमति के साथ ही जारी होंगी अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन, अन्यथा नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना टिपिकल ये पॉलिसी है, कितना टिपिकल इसमें काम करना बनता है, कितनी जिम्मेवारी से बनता है। अब समझिए इसका निचोड़ क्या है इस पॉलिसी का, क्योंकि इसमें एनेक्चर A लगाया है। जो मॉड्यूल आएंगे आपके सामने, ये सारे के सारे 24 मॉड्यूल हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये सारे मैंने कॉपी कर लिया है आपको समझाने के लिए। आगे ये देखिए दोस्त, अब इसमें क्या हुआ, ये जो मैंने पहले पढ़ के सुनाया था आपको कि ये 3 नवंबर 2021 के नोटिफिकेशन के द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाया गया सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन के अंतर्गत। किसमें? बिजनेस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एलोकेशन अमेंडमेंट रूल 2021 नाम दिया इसका। जो नोटिफिकेशन पहले दिखाई उसमें ये आपको कार्य दिखाए थे इसके, मैंने 11 कार्य ये करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इसमें एक ये जो था डाटा बेस ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज HRMS, इसकी ये पॉलिसी आई है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। उसका जो है ना, ये मैं आपको जिस्ट बनाया है। क्या ये हरियाणा गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, ये कौन सी, 2 जनवरी की
2 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन जो दिखाई मैंने आपको, उसी की ये कॉपी है। उसमें जो है ना ये अनेक्चर लगा है कि EHRMS 2 में क्या क्या काम होंगे कर्मचारियों के, वो अब समझिए आप। जो अनेक्चर दिखाया था मैंने आपको अभी, ये वाला अनेक्चर, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं आगे, सारे वो ध्यान से सुने। इसमें बताया गया एक तो आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का डाटा होगा, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का होगा, ACP का होगा, सर्विस बुक का सारा कंप्लीट डाटा होगा, डेपुटेशन का डाटा, डिसिप्लिनरी मॉड्यूल, किसी की चार्जशीट, इंक्वायरी वगैरह है वो, लीव मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार की छुट्टियां हैं वो, लोन एडवांसेज कर्मचारी के, मेडिकल बिल एंड रिएंबर्समेंट, मंथली परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये एक नई चीज आई है, मंथली परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये मंथली रिपोर्टें जाएंगी अब कर्मचारियों की। सरकार की बहुत पैनी नजर हो रही है, ध्यान रखना कौन कर्मचारी काम कर रहा है, कौन निकम्मा है। ये भी एक पॉलिसी साइड बाय साइड आ रही है कि जो निकम्मे हैं उनको निकाल दिया जाए, उसी लिए ये मंथली परफॉर्मेंस अप्राइजल बनेगी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, OTP जिसको बोलते हो, ये भी ये डील करेगा। HRD डिपार्टमेंट पे फिक्सेशन के भी डाटा इसी में होगा दोस्तों। अब वो नहीं है कि एक दफ्तर ने कुछ कर दिया दूसरे दफ्तर ने कुछ कर दिया, ये सारा का सारा HRD डिपार्टमेंट। और कल कोई लिटिगेशन होती है, मुकदमेबाजी होती है, दिक्कत होती है सरकार को, अब यहाँ से होगा सारा, आगे कोर्ट केस भी यहीं से डील होंगे इसी डाटा से। प्राइवेट फॉरेन विजिट मैनेजमेंट, कर्मचारी प्राइवेट विजिट करता है फॉरेन में इजाजत लेकर के, किसने कितनी कितनी करी है, हालांकि अब छूट है, कितने भी कर सकता है कर्मचारी, वो सारा डाटा इसमें आएगा। पहले बिना बताए चले जाते थे, अब बिना मंजूरी के नहीं जा सकते, कोई जाएगा तो अपनी जिम्मेवारी पर। प्रोफाइल मैनेजमेंट, उस कर्मचारी की पूरी प्रोफाइल का मैनेजमेंट। प्रमोशन मैनेजमेंट, जितने भी प्रमोशन होंगी कर्मचारी की। प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल, रीएम्प्लॉयमेंट, यदि कोई आफ्टर सुपर एनुएशन रिटायरमेंट के लगता है वो, रेजिग्नेशन, यदि कोई कर्मचारी रिजाइन करता है, सीधा रिजाइन करता है या टेक्निकल रेजिग्नेशन सबमिट करता है, वो सारा डाटा इसमें शामिल होगा। सैलरी जनरेशन, जो सैलरी बिल हैं, एरियर बिल वगैरह, वो सारे के सारा जनरेशन सिस्टम इसमें होगा। संरक्षक मॉड्यूल, एक ये संरक्षक मॉड्यूल बनेगा। सुपर अन्वेषण, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट जिसको बोलते हो। टाइम स्केल मॉड्यूल, कर्मचारियों के टाइम स्केल में भिन्नता ना आए। सभी टाइम स्केल, जो टाइम स्केल कौन से, जो FPL ले रहे हो आप, जिनका नाम फंक्शनल पे लेवल है, पहले ये पे स्केल होते थे, टाइम स्केल अलग और सिलेक्शन ग्रेड अलग। तो ये टाइम स्केल अर्थात जो पोस्ट का अपना स्केल है, वो सारे के सारे होंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कर्मचारी को क्या ट्रेनिंग दी गई, नहीं दी गई, और उसकी डेवलपमेंट क्या है। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट, ये तो OTP था ना, इसी से संबंधित है OTP से, कि उसके पोस्टिंग ऑर्डर की मैनेजमेंट और ट्रांसफर की। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यदि कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो वो, या सरकार उसको निकालती है जबरी, वो भी इसी के साथ संबंधित ही है। अब ये एम्पावर्ड कमेटी जो जिक्र किया मैंने कि इसका मालिक कौन है, इस HRMS 2 का, वो एम्पावर्ड कमेटी है। इसमें कौन है एम्पावर्ड कमेटी में, समझिए जरा। चीफ सेक्रेटरी महोदय वो चेयरपर्सन है इसके, और डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के वो कौन है, मेंबर सेक्रेटरी है। ये दोनों एक ही ऑफिस के हैं, ये इंचार्ज हैं, ये इसके अंडर सुपरविजन ये काम कर रहे हैं, मेंबर सेक्रेटरी काम करेंगे। जो भी इसकी मीटिंग की कार्रवाई वगैरह होगी कमेटी की, वो ये करेंगे, डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर। और इनके अलावा 2 अफसर और हैं, कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये मेंबर हैं, कौन होंगे, ACS या कभी कभी PS के नाम से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो हैं ये। और एक मेंबर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ये तो डायरेक्टर थे ना HRD के, इनके जो सेक्रेटरी हैं वो। ये 4 मेंबरों की कमेटी है, जिसमें एक चेयरपर्सन है, एक मेंबर सेक्रेटरी हैं
और 2 मेंबर हैं। ये 4 सदस्य कमेटी, जिसको एम्पावर्ड कमेटी किया गया, EHRMS के मामलों में यही निर्णय लेंगे। अब समझिए जरा इसको कि सेलेंट फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या, हमने उद्देश्य पढ़े थे ना, उन उद्देश्य में से निकाला समझने के लिए और आपको समझाने के लिए कि इसका विशेषता क्या है। कोई विशेषताएं हैं तभी तो कोई कानून बनता है, कोई नीति बनती है। ये नीति जो बनी इसकी विशेषता क्या है? क्या द EC may meet as often as necessary for taking decision relating to the functioning of the EHRMS, though including addition, alteration or modification of modules in the interest of efficient management of the human resources and development of employees in various offices of government department organization। EC शॉर्ट में लिया है इसको, एम्पावर्ड कमेटी को। आगे EC यूज करेंगे कि एम्पावर्ड कमेटी जो है ना, समय समय पर निर्णय लेने के लिए मीटिंगें करेंगी। में मीट, इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे चारों अफसर समय समय पर कि EHRMS के अंदर कोई क्या करना है, कोई एडिशन तो नहीं करनी है, कोई अल्टरेशन तो नहीं करनी है, या कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं करनी है, मॉड्यूल में किसी पर कोई दिक्कत आई है उसको दूर करना है। इन द इंटरेस्ट ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ HRD, सिर्फ इसके हित में ही कि EHRMS 2 में कोई बदलाव करना है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए केवल ये EC जो है ये समय समय पर मीटिंग करेगी। एक तो ये विशेषता होगी। दूसरी, द EC may decide its own procedure, इसमें जो तरीका अपनाया जाएगा इसको चलाने के लिए EHRMS का, ये EC का अपना ही निर्णय होगा, किसी और का नहीं, केवल EC का ही निर्णय होगा, ध्यान रखना। तब मैंने कहा ना कि ऊपर एक लाइन पढ़ने के बजाय मैंने जिस्ट निकाल दिया आप लोगों को समझाने के लिए, समझिए, क्योंकि काम आपने करना है, ये कोई सूचना नहीं है। सूचना के साथ साथ आपकी जिम्मेवारी बता रहा हूं आपको कि ये काम आपने ही करने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि किस किस की नजर होगी, कहां कहां मॉनिटर होगा आपका काम। The overall access to the EHRMS 2 along with custody of source code shall remain with HRD। पूर्ण रूप से ओवरऑल असेस, जो भी इसमें से इकट्ठा किया जाएगा डाटा HRMS 2 का, वो इकट्ठा करना और इसकी कस्टडी रखना, अपने कब्जे में रखना। ऑफ सोर्स कोड, जो भी सोर्स कोड होंगे वो कहाँ रहेंगे? HRD के साथ रहेंगे। सेल रिमेन विद HRD। मैंने बताया ना कि बस HRD ही मालिक होगा इसका, बाकी तो सारे उसके अधीन काम करेंगे एक किस्म के। द EC विल बी कंपिटेंट टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस टू बी ग्रांटेड टू EHRMS 2 टू द अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर अथॉराइज्ड पर्सन। यदि EC ये समझेगा समय समय पर कभी कि इसका ये जो असेस करने का अधिकार है, जिम्मेवारी है EHRMS 2 की, किसी अन्य विभाग को देनी जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन को देनी जरूरी है, या किसी अथॉराइज्ड पर्सन को देनी जरूरी है या नहीं, इस बात का निर्णय भी केवल EC ही लेगा, अर्थात एम्पावर्ड कमेटी ही लेगी। तो ये थी एम्पावर्ड कमेटी और उसके अधिकार क्षेत्र। अब दोस्तों समझिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इन रिगार्ड टू दी EHRMS 2। अब ये जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज, इसकी क्या जिम्मेवारियां हैं? जो बताया ना कि ये मैनेजमेंट करेगा, इसका रख रखाव करेगा, कब्जा भी इसी का होगा। जब इतना इसके अधीन है ये, तो सारा का सारा इसकी जिम्मेवारियां भी तो होंगी। वो क्या जिम्मेवारी, इस पॉलिसी में जो ऊपर लिखी है वो मैंने आपके लिए एक जिस्ट लेके आया हूं, वो देखिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, HRD शैल बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होगा HRD किसके लिए? फॉर एंश्योरिंग, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या? दैट द करेक्ट एंड ड्यूली वेरीफाइड डाटा ओनली, केवल सही, करेक्ट और वेरीफाई किया हुआ, तस्दीक किया हुआ डाटा ही HRMS 2 में डाला गया है बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सुनिश्चित करेगा कि ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सही डाटा डाल रहे हैं और तस्दीक करके डाल रहे हैं, ओनली, केवल और केवल। इसलिए ये जिम्मेवारी HRD की है। अब देख लो दोस्तों, आपका डाटा बिल्कुल सही होगा, सही हाथों में,
सर्विस का सारा पहले कहीं फाइलें कहीं गुम हो जाती थी, कहीं नहीं मिलती थी, कर्मचारी की परेशान होते थे। अब ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, तभी उसके निर्णय लेने में दिक्कत नहीं होगी। द डाटा होस्टेड ऑन EHRMS 2 shall be backed by documentary evidence। ध्यान दो इस बात पे, आपने काम करना है, जो भी डाटा अपलोड करोगे आप EHRMS 2 पे, उसका एविडेंस आपके हाथ में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर ही होगा वो। शैल बी बैक्ड, उसके पीछे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी आप डाटा उसमें EHRMS 2 में इस मॉड्यूलों में डालोगे, मनगढ़ंत डाटा नहीं डलेगा, बिल्कुल भी जबानी नहीं। हाँ भाई ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कब है, शायद इतनी है, नो, आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा हाथ में उस डाटा का, तभी आप उसमें डाल सकते हो, अन्यथा नहीं। A copy of which shall be maintained by the department organization concerned as well as in the record of the HRD। और इनकी हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं, एक कॉपी, हार्ड कॉपी, अटेस्टेड कॉपी, वो भी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। कहाँ, किसको, डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, जो डाटा अपलोड कर रहा है वो भी रखेगा और HRD डिपार्टमेंट भी रखेगा। एक कॉपी उनको भी भेजनी होगी सबूत के तौर पे कि हमने जो है ना कि ये DC ऑफिस पंचकुला के कार्यालय से डाटा जो डाला गया उसका सबूत ये है। HRD को भी देना होगा और डिपार्टमेंट के हाथ में अपने पास भी होगा, तभी सुनिश्चित होगा ना कि डाटा सही है। नो इन्फॉर्मेशन शैल बी होस्टेड ऑन EHRMS 2 unless it is duly verified and supported by documentary evidence। मैंने बताया ना, ये डिपार्टमेंट ने देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है वो एक तो तस्दीक होनी चाहिए किसी ना किसी अधिकारी के द्वारा कि हाँ मैं प्रमाणित करता हूं कि ये सही है, और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपके हाथ में होना जरूरी है, अदरवाइज वो डाटा नहीं डलेगा। तो ये थी दोस्तों HRMS के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी। अब जो डिपार्टमेंट है उनकी क्या जिम्मेदारी है, अर्थात आप लोग, काम तो आपने करना है ना, सभी डिपार्टमेंटों के कर्मचारी हैं आप, तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, अब ध्यान दीजिए आप इस बात पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो लाता हूं एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है मेरा, और अपनी तरफ से मैं कुछ ऐड नहीं करता। जो उस कानून या नीति में लिखा हुआ है वही मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे चैनल की रेपुटेशन है, मेरी रेपुटेशन है, मैं अपने ईमानदारी में कहीं भी रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ता, ताकि आप लोगों का विश्वास पात्र बना रहूं। अब देखिए जो जिम्मेवारी इसमें बताई गई है नोटिफिकेशन में 2 जनवरी 2025 के में, जो पॉलिसी है उसमें क्या है डिपार्टमेंट की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, HOD, चाहे वो डिपार्टमेंट का है या ऑर्गेनाइजेशन का है, बोर्ड कॉर्पोरेशन का है, कंसर्न का, शैल इंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा क्या, दैट नो अनऑथेंटिकेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन इज पुट इन द EHRMS 2 पोर्टल। किसको जिम्मेदार ठहराया, HOD को। अर्थात जो भी आप डाटा डालोगे पहले आप वहां से मंजूर करवाओगे अपने HOD से। मैं आपका वर्किंग भी साथ साथ समझा रहा हूं, ये नहीं है, हालांकि बताया ना जो ऊपर के SDO का ऑफिस भी अपना ऑफिस है, ये नहीं कि सीधा SDO अपने तुरंत एकदम डाल दे, नहीं, पहले वो अपने HOD से वेरीफाई करवाएगा, उसको अप्रूव्ड कराएगा कि मैं ये डाटा भेज रहा हूं। जब वो करेगा कि हाँ ऑथेंटिकेट है, तब ये डाटा आगे जाएगा। नंबर 2, बिफोर होस्टिंग द इंफॉर्मेशन, ध्यान देना, इससे पहले कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें डाले EHRMS 2 में, टू सैंक्शन पोस्ट एंड फील्ड अप पोस्ट ऑन EHRMS 2, कि जो सैंक्शन पोस्ट का डाटा और फील्ड अप पोस्ट का जो डाटा आप डालेंगे उसमें क्या दर्ज करना अपना है, एच ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न शैल टेक अप्रूवल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। ये HOD को भी कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से अप्रूवल ले लेगा, किसकी, सैंक्शन पोस्टों की और फील्ड अप पोस्ट, जो डाटा है आपका कि जहां मेरी इतनी सैंक्शन पोस्ट है, इतने फील्ड अप है, पहले इस बात को अप्रूवल लेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की, डिपार्टमेंट की, तब ये डाटा अपलोड होगा।
और जो निचले ऑफिस हैं वो अपने एचओडी से लेंगे और एचओडी लेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से। इसीलिए दोस्तों मैं ये जिस्ट लाया हूं निकाल के एक वर्ड आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखो इस वीडियो को, जल्दबाजी मत करो, स्किप मत करना। बहुत काम की बातें हैं, ये आपके भविष्य के सुनिश्चित कर रही है। आप मेरी बात पर विश्वास करना, ये आपका डाटा है अपना, किसी का गैर का नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना करना। तो क्या करा, अप्रूवल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कंसर्न ऑन फाइल, फाइल के ऊपर लेंगे। फाइल सिस्टम होता है ना, जो हेडक्वार्टर में काम करते हैं, डायरेक्टर ऑफिस में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको पता है फाइल सिस्टम में अप्रूवल लेना। एंड आल्सो मेंटेन रिकॉर्ड देयर ऑफ फॉर रेफरेंस, और उसका रिकॉर्ड भी रेफरेंस के लिए मेंटेन करोगे। किसका, ये जो अप्रूवल लिया आपने एडी की, इसको एडी बोलते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों, इन द एग्जिस्टिंग एचआरएमएस, जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में भी बताया है। इस पॉलिसी में लिखा है क्या, अनऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैंक्शन पोस्ट फॉर द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन होस्टेड, के जो वर्तमान में जो चल रहा है एचआरएमएस उसमें अनऑथेंटिकेटेड, सुनिश्चित नहीं है वो कि सही है, किसकी, सैंक्शन पोस्ट का जो डाटा है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो सही नहीं है, वैसे ही डाल रखा। क्या पता, क्योंकि अब तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना, अब देखना डाटा कितने सही होंगे और कितने गलत होंगे। एंड द पोस्ट सैंक्शनड फॉर द वेरियस फंक्शनल ऑफिस, जो भिन्न भिन्न ऑफिस हैं उनके अंदर जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनका जो डाटा आर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एचआरडी डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो वर्तमान का एचआरएमएस है उसमें जो डाटा है वो ऐसा है, सही नहीं है। बहुत संख्या में लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंटों का गलत डाटा डाला हुआ है सैंक्शन पोस्टों का। तो इसलिए एचआरएमएस 2 की जरूरत पड़ी, ये नीति बनाई सरकार ने कि सही डाटा लाना है, कितनी पोस्टां हैं उन वो आपको सारे तलाश करने पड़ेंगे। नंबर आगे आगे इसका भी जिक्र है, कैसे होगा वो आगे देखिए। इन द EHRMS 2 ऑल द एचओडी ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर, सभी एचओडी और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं बोर्ड करप्शन, वो क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे क्या, दैट फर्स्टली, सबसे पहले क्या करेंगे वो, ओनली द डाटा रिगार्डिंग सैंक्शन पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फंक्शनल ऑफिस और इंस्टीट्यूशन और फील्ड इंस्टॉलेशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द पोर्टल। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सब जितने भी सैंक्शन पोस्ट हैं सभी ऑफिसों में वो सारा का सारा डाटा इस पोर्टल पे डालना है। और क्या करना है, द सम टोटल ऑफ विच शैल कंस्टिट्यूट सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट। यही जो संख्या आएगी टोटल की, यही बताएगी कि तुम्हारी सैंक्शन स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट की कितनी है, क्योंकि विद अप्रूवल होगी, इसमें तो डॉक्यूमेंट साथ होगा अप्रूवल का। जिस पोस्ट का आपके पास अप्रूवल नहीं है वो आप डाल ही नहीं सकते। अब इसमें दिक्कतें भी आएंगी, यदि कि कोई ऐसी पोस्टें आ गई तो वहां सैलरी ड्रा करने में बड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई है किसकी, इस पॉलिसी की। सरकार देखना चाहती है कि जितना वेतन ड्रा हो रहा है वो सारी की सारी सैंक्शन पोस्टें हैं, की हुई हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा अथवा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा काम तो एक ये है। इसमें 5वां जिम्मेदारी जो डिपार्टमेंट की है वो क्या होगी, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैंक्शन पोस्ट। मेन तो जोर सैंक्शन पोस्ट पे ही है दोस्तों, कि कितने सैंक्शन पोस्ट हैं, क्या कर्मचारी जितने भी हैं सारे सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैंक्शन पोस्ट, जो सूचना सैंक्शन पोस्ट की मस्ट बी सपोर्टेड बाय सैंक्शन लेटर इशूड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अभी बताया ना मैंने आपको कि जितने भी आप इंफॉर्मेशन डाल दोगे ना इस पोर्टल पे कि हमारे दफ्तर की 5 सैंक्शन पोस्ट हैं, उसका अप्रूवल लेटर भी आपके पास होना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का। वही कहा कि मस्ट बी, क्योंकि आपको नंबर भरना है, उसमें मॉड्यूल में भरना पड़ेगा ये नंबर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इस नंबर से सैंक्शन की गई पोस्टां। इनके सैंक्शन लेटर और अदर सपोर्टिंग एविडेंस इज नॉट अवेलेबल। सरकार को भी मालूम है कि बहुत, अब मान लो 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद सैंक्शन पोस्ट होती आ रही है, कोई 70 में हुई, 1970 में हुई, कोई 80 में हुई, कोई 72 में हुई, 74 में हुई, 78 में हुई, 82 में हुई, समय समय पर हो रही है। और इतना रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड दिमाग भी खा गया होगा
दफ्तरों में बहुत पुराना है, कहीं जगह मिसप्लेस भी हो गया होगा रिकॉर्ड, कहीं जगह कहीं बाढ़ आई थी वहां रिकॉर्ड खत्म हो गया होगा। तो इन कारणों से यदि किसी के हाथ में सैंक्शन लेटर नहीं है तो क्या करना है फिर, पता है सरकार को, उसके बारे में सरकार भी बता रही है। एचआरडी डिपार्टमेंट खुद कह रहा है इस पॉलिसी में, यदि आपके पास सैंक्शन लेटर नहीं है किसी पोस्ट का, इन तो क्या करना, इन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो आप पहले तो एचओडी से पता करें अपने, और फिर एडी वहां भी नहीं है तो एडी से पता करो, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाके बात करो। टू सम पोस्ट द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न शैल ऑब्टेन फ्रेश सैंक्शन फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द सेम इन EHRMS 2। यदि ऐसा नहीं है तो पता कर लो, यदि फिर भी नहीं है तो आपने क्या करना, उनकी सैंक्शन इमीडिएट नई मंजूरी लो फिर आप, क्योंकि सैलरी तो आपको देनी है, उसके लिए एफडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एफडी के क्वेश्चन आंसर होंगे, जवाब आपको देने पड़ेंगे, तो दिक्कत आपके लिए आनी है। तो इसलिए ये सारा का सारा डाटा, तभी मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले खुद समझा इसको और फिर आपको समझाने के लिए एक जिट तैयार किया है, जिसमें आपको मैं सारी निचोड़ बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। मेन तो सैंक्शन पोस्टों के ऊपर जोर है दोस्तों, सारा का सारा, कि सैंक्शन पोस्ट जितनी भी आप सैलरी ड्रा कर रहे हैं ना, वो सैंक्शन होनी चाहिए आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि बजट जो देती है सरकार, फाइनेंस डिपार्टमेंट वो देती है। आपको मालूम है कि बजट तो केवल सैंक्शन पोस्ट का ही आता है ना, तो वो सबूत मांग लिया सरकार ने इस मॉड्यूल के जरिए EHRMS 2 में, आपको वो डालने पड़ेंगे सारे। और सातवीं जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की, द डाटा होस्टेड ऑन EHRMS 2 शैल बी बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वही जो ये जो सैंक्शन है ना, फ्रेश सैंक्शन ले लो या पुरानी है, ये आपके हाथ में होनी चाहिए, शैल बी बैक्ड, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके हाथ में होना जरूरी है। और आठवां जिम्मेदारी, ए कॉपी ऑफ विच शैल बी मेंटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड। ये आप डिपार्टमेंट को रखनी पड़ेगी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और HRD डिपार्टमेंट को भी देने होंगे। तो ये दोस्तों जिस्ट था इस पॉलिसी का। किस पॉलिसी का? ये जो पॉलिसी है जिसका नाम है हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी 2024, जो 2 जनवरी 2025 को नोटिफाई हुई है, प्रकाशित हुई है, किसमें? हरियाणा गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन में। ये देखिए दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। तो इस नीति के तहत आपको ये इस तरह काम करने होंगे दोस्तों। आपका सारा डाटा कौन सा, ये जो मैंने आपको ये एनेक्चर में ये सारे के सारे 24 मॉड्यूल आएंगे, इसमें देखना ये 24 मॉड्यूल आएंगे। इन 24 के 24 मॉड्यूलों का पूरा डाटा विद डॉक्यूमेंट, अर्थात पर्सनल फाइल भी इसी में होंगी। पहले क्या होता था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जब ट्रांसफर होते थे, पर्सनल फाइल नहीं भेजते थे, वहां रिकॉर्ड नहीं होता था नए दफ्तर में, पिछला रिकॉर्ड पिछले दफ्तर में रह गया। अब दोस्तों सारा, जब कर्मचारी नौकरी में भर्ती हुआ तब से लेकर के और उसकी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन या और कोटिंग सर्विस तक, किसी भी प्रकार से, या डेथ किसी की दुर्भाग्यवश हो जाती है, तब तक का सारा इन 24 मॉड्यूलों का रिकॉर्ड आपका सुरक्षित रहेगा एक प्लेटफॉर्म पर। और वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब HRMS में तो ऐसा है दोस्तों, कर्मचारी खुद देख सकता है अपनी रिपोर्टें, सर्विस बुक भी देख सकता है, इसमें कोई नहीं देख सकेगा। ये तो सरकार के पास है, इसको चेंज करने का भी नहीं है। यदि कोई अल्ट्रेशन है, उसके बारे में बताया है। अल्ट्रेशन कौन करेगा? अल्ट्रेशन भी कहा है कि यही करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये चीफ सेक्रेटरी महोदय के दफ्तर से ही करवाया जाएगा, और कोई नहीं कर सकता इसमें। अब देख लो, किसी ने गलत डाटा अगर जो अपलोड कर दिया ना, तो आपको HRD डिपार्टमेंट से जाके बातचीत करनी होगी। अब कितनी दिक्कत आएगी, वो होगा डाटा नहीं होगा, जिम्मेवारी फिक्स होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, सही मकसद बता रहा हूं इस पॉलिसी का, कि डाटा को इंश्योर करना है सरकार को कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका ये डाटा सुनिश्चित है, सही है, समय समय पर सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। यही मकसद मेरा
आज की इस वीडियो को आपको दिखाने का। तो ये देखा दोस्तों आपने, सरकार ने ही बीड़ा उठाया है कि कर्मचारियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। हालांकि अब भी रिकॉर्ड बन रहा है, सर्च बुक बनती हैं, पर्सनल फाइल बनती हैं, लेकिन वो बिखरी पड़ी हैं। सरकार ने पीछे कोशिश की थी HRMS के माध्यम से सारा का सारा डाटा लाने की, लेकिन इस पॉलिसी में सरकार ने खुद लिखा है कि जो HRMS चल रहा है वर्तमान करंट में, उसमें सही डाटा नहीं आ रहा है। इसीलिए सरकार ने यह पॉलिसी लाई है और उसमें आप लोगों की जिम्मेवारी फिक्स की है, अर्थात डिपार्टमेंट कौन है? आप है, काम आपने करना है। हाँ, आपने अपने HOD और AD और FD से अप्रूवल वगैरह लेकर के ही आपने ये डाटा अपलोड करना है। बस इतनी अब थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका भविष्य तय करेगी पॉलिसी। आपका सारा रिकॉर्ड एक जगह होगा। आपके बारे में निर्णय लेने में सरकार को समय नहीं लगेगा, आपकी प्रमोशन के मामले में, आपकी ट्रांसफर के मामले में, क्योंकि सारा रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसमें रद्दोबदल भी कोई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एम्पावर्ड कमेटी ही इसकी मालिक है, एम्पावर्ड कमेटी ही इसकी रक्षक है और वो ही उसी के पास इसका कब्जा है। किसी का इंटरफेयर नहीं, केवल HRD डिपार्टमेंट की जो एम्पावर्ड कमेटी है वही इसका संरक्षण करेगी, वही इसकी मॉड्यूल जारी करेगी, वही इसके बारे में निर्णय लेगी कि कैसे कैसे इसमें काम होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पूर्व की भांति अन्य वीडियो से भी अधिक बेहतर लगी होगी, क्योंकि आपके वर्किंग के लिए है और मेरा उद्देश्य केवल आपको ज्ञान देना है, केवल न्यूज देना नहीं। न्यूज के साथ साथ आपको यह भी ज्ञान देना जरूरी है कि ये सरकार के नियम या नीतियां कैसे काम करती हैं, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट हूं इस बारे में। आपको मालूम है कि मैं कॉम्पिटेंट हूं और एक कॉम्पिटेंट ही इस रूल का अर्थ बता सकता है, पॉलिसी का अर्थ बता सकता है। वैसे तो हर एक कोई पढ़ के बता देगा कि इसमें ये लिखा है, लेकिन उसका सही मायना क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, वो केवल कॉम्पिटेंट ही बता सकता है। अंत में फिर वही आपके धन्यवाद के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। फिर उन्हीं अपील के साथ मैं आपको पुनः कहता हूं कि यदि किसी की कोई भी सर्विस मैटर पर कोई ग्रीवेंस है, किसी की कोई डिस्प्यूट है, ऑफिस में मामला नहीं सुलझ रहा, कोई पे फिक्सेशन का है, ACP का है, ACR का है, प्रमोशन का है, सीनियरिटी का है, या सर्विस से रिलेटेड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पर टेक्निकल रेजिग्नेशन इत्यादि, चार्जशीट में इंक्वायरी, कोई भी आपका मसला यदि कोई आपका है, डिस्प्यूट है, तो आप जो मैं नीचे ये वीडियो में अपना चैनल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इस पर ऑनलाइन पेड कंसल्टेंसी हेतु अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। अंत में उन्हीं शब्दों के साथ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो बेल आइकॉन का बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें भारी मात्रा में, पहले की तरह। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।